नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस बुक रिव्यू सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब पर जो अपने आप में कई विशेष अर्थों को समाहित करती है। यह किताब है बोलना ही है। इसे लिखा गया है जाने माने पत्रकार रवीश कुमार के द्वारा। रवीश कुमार से आप सभी परिचित होंगे और मेरा परिचय उनसे बहुत पुराना रहा है और मैं पत्रकारिता का छात्र भी रहा हूँ और कॉलेज टाइम से ही मैं उन्हें देखता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ। प्राइम टाइम विद रवीश कुमार, रवीश की रिपोर्ट आदि सभी से अपने ज्ञान को बढ़ाता रहा हूँ। और रवीश कुमार के बारे में जो बात है कि उन्हें समझा कम गया है भारत में, है ना। और जो समझते हैं वो तो जानते हैं कि रवीश कुमार क्या चीज़ है ना। और जो नहीं समझते तो वो मीम की भाषा से ही उन्हें आंकते हैं, जैसे कि मीम्स वगैरह वायरल होती हैं ना अभी। तो उसमें रवीश कुमार को कुछ भी बताया जाता है देशद्रोही, रवीश को रवीश बताया जाता है तो इस तरह से। और मैं देखा हूँ इस मीम्स के चपेटे में सारा का सारा हिंदुस्तान आ गया है ना। और मैंने अपने कॉलेज में भी देखा कि मेरे पत्रकारिता के प्रोफेसर, मतलब पत्रकारिता जो पढ़ा रहे हैं टीचर, उन्हें तो कम से कम समझ होनी चाहिए, वो भी मीम्स के मुगालते में आ गए थे। और मैं उस समय अपने डिपार्टमेंट में अपनी कक्षा में अकेला इंसान था जो रवीश कुमार को पसंद करने लगा था। तो मुझे भी कई बार रवीश कुमार के कारण कई चीज़ें झेलनी पड़ी, क्योंकि लोगों में क्लैरिटी ही नहीं थी। पत्रकारिता के टीचर होकर भी उन्हें पता नहीं था कि रवीश कुमार क्या चीज़ है, क्योंकि वो कभी गुजरे ही नहीं थे रवीश कुमार से। जो गुजरता है वो जानता है दोस्तों। किसी भी इंसान के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी बात के प्रति कोई परसेप्शन बना लेना कि हाँ ये तो यही है, वो सही नहीं होता है। पहले आप उनसे गुजरो तो सही, पहले देखो समझो उनको, फिर पता लगेगा कि वो क्या चीज़ है। तो रवीश कुमार रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। तो ये हैं रवीश कुमार। सब कहते हैं कि रवीश कुमार तो बहुत ही वाइज्ड है, लेकिन मैंने उनसे निरपेक्षता सीखी है। निरपेक्षता एक बहुत ही बड़ी बात है और वो बात किसी बुद्ध इंसान से सीखी जा सकती है और मैंने उनसे वही सीखी है। और एक रूमानियत, एक वो अंदाज की सारी चीज़ों को हल्के में लेना, हाँ ठीक है ओके टाइप, वो जो एक होता है ना कि कैसे चलना है, कैसे बात करना है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है भीड़ में, अकेले में, हर जगह। तो वो मैंने सीखा है और आज जो किताब मेरे हाथ में है वो इन्हीं मेम्स पर कटाक्ष करती है, चोट करती है और वो बताती है कि आज की पत्रकारिता कहाँ जा रही है। और इस किताब के ऊपर पर लिखा है लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, और इन सबसे ज़्यादा इनमें पत्रकारिता से जुड़ी हुई बातें की गई हैं। तो अगर आप भी पत्रकारिता के छात्र हैं तो आपको यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप छात्र नहीं भी हैं और सामान्य पाठक भी हैं या फिर रवीश कुमार के विरोधी भी हैं, फिर भी आपको यह किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें अपने विचारधारा के कैनवास में ना सारी तरह की विचारधाराओं को जगह देनी चाहिए, ताकि हम एक सही इंसान बन पाएँ, समझदार इंसान बन पाएँ और हमें पता रहे कि दुनिया की कितनी बातें हैं और कितने कितने छोर पर कैसी कैसी बातें की जा सकती हैं। तो इससे आप सीख सकते हो तर्क करना, और इससे आप सीख सकते हो कि कैसे डर के बाहर निकलकर अपनी बात को रखा जाए, जो सच है उसे ही बोला जाए, उसे ही समझा जाए। तो आज मैं इस किताब से यह जानने की कोशिश करूंगा कि रवीश कुमार की साइकी क्या है, आखिर वो किस तरह से सोचते हैं, क्या उनकी विचारधारा है और वो किस तरह से स्टैंड लेते हैं जो कि उन्हें सबसे अलग, सबसे बिंदास, सबसे गजब बनाता है। तो वो बात इस किताब से सीखी जा सकती है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं और 12 अध्याय के थ्रू आप जब गुजरोगे तो आप बहुत चीज़ों से परिचित होगे। आप देखोगे कि समसामयिकी में क्या चल रहा है हमारे देश में, किस तरह से नेता लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, हमें मुगालते में ले जा रहे हैं। आप इन बातों को भी देखोगे कि कैसे मीडिया, जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है, वो बिक चुका है आज, जिसमें काम करने में बहुत प्रेशर है, जो कि रवीश कुमार ने कई जगह अपने पर्सनल अनुभव को शेयर करते हुए, इस किताब में लिखते हुए दिखाया है कि उन्हें किस तरह से डर लगा है। वो कैसे प्राइम टाइम कर रहे थे और उन्हें अचानक से डर लगता है
और उन्हें फ़ोन की घंटियाँ उनकी बजने लगती हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो उन सारी परेशानियों को उन्होंने इसमें लिखा है, तो इसलिए भी आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। इनमें जो अध्याय समाहित किए गए हैं उनसे मैं आप सभी को परिचित करवाता हूँ शॉर्ट्स में। तो इसका पहला अध्याय है बोलना। इसमें रवीश कुमार बात करते हैं कि कैसे बोला जाता है, किस तरह से बोलने वक्त डर का भी सामना करना पड़ता है और किस तरह से उस डर से मुक्त भी हुआ जाता है बोल कर ही, है ना। तो बोलने में ही सब कुछ समाहित है और आपको बोलना चाहिए, और जैसा कि किताब का नाम भी है बोलना ही है। तो इस तरह से वो बोलने को प्रमोट करते हैं कि आप बोलो, अंदर बात कुंठा बनकर रह जाए उससे अच्छा है बोल दो, आप जो सच है वो बोल दो। कभी कभी डर लगता है, रवीश कुमार को भी इसमें डर लगता है, तो वो उसके बारे में भी लिखते हैं। तो उस कहानी को मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में पढ़कर आपको बताऊंगा कि रवीश कुमार ने अपने पर्सनल अनुभव को कैसे शेयर किया है, बचपन की उन बातों को इसमें उजागर किए हैं रवीश कुमार ने, जिसमें कि वो बताते हैं कि वो कैसे डरते थे बचपन में। तो वो बहुत ही रोचक कहानी है, मुझे इस किताब में सबसे अच्छी बात वही लगी। तो वो मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में सुनाऊंगा। ये भी एक स्कीम है कि आप पूरी वीडियो देखो। तो बोलना एक इसका चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर है रोबो पब्लिक और नए लोकतंत्र का निर्माण। तो इसमें नए लोकतंत्र के निर्माण में यह बात बताई गई है कि कैसे यहाँ हमारे भारत में नेता लोग और मीडिया वाले एक अलग ही नए लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ विपक्ष को दबा दिया जाता है, जहाँ विपक्ष की बातें नहीं सुनी जाती है, जहाँ एक मुख्य धारा मीडिया अलग ही दिशा में बहने लगा है। तो उस पर बात की गई है। और रोबो पब्लिक, कैसे पब्लिक को रोबोट में बदल दिया गया। तीसरा अध्याय है डर का रोजगार। इसमें यह बात बताई गई है, लिखी गई है कि कैसे हमारे अंदर डर को फीड किया गया है। रवीश कुमार से कभी कभी लोग पूछते हैं प्राइम टाइम के बाद, इसमें लिखा गया है कि रवीश कुमार से कभी कभी लोग पूछते हैं प्राइम टाइम के बाद, आपको डर नहीं लगता। तो इसमें ऐसा दिखाया गया है, ऐसा देश हो गया अपना कि इसमें लोग ये भी मानने लगे कि बोलने तक में डर लगना चाहिए। भाई बोलने में क्यों डर लगे, जो सच है वही तो बोल रहे हैं, और उसमें भी डरना क्यों चाहिए। तो मतलब डर का रोजगार चालू है इस देश में। तीसरे अध्याय में डर का रोजगार नाम के शीर्षक से यही बताई गई बात। और चौथा नंबर का अध्याय है जहाँ भीड़ वहीं हिटलर का जर्मनी। इसमें इतिहास को कहानी के रूप में पेश करते हैं रवीश कुमार। इसमें आपको रवीश कुमार के शिल्प कला से भी परिचित होने का मौका मिलेगा कि इतिहास की वो हिटलर वाली कहानी को किस तरह से रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई है कि कोई भी साहित्य का छात्र हो या फिर कोई भी इंसान हो साहित्यिक ढंग से उसे समझ सकता है। तो इसमें बताया गया है कि हिटलर ने जर्मनी को कैसे बदला, तानाशाही कैसे आ गई। और पांचवा अध्याय है जनता होने का अधिकार। तो इसमें बात करते हैं रवीश कुमार की जनता होना इतना भी आसान नहीं है। जनता होने के लिए आपको रोज़ ही खुद को तैयार करना होता है, आपको किताबें पढ़नी होती है, आपको लोकतंत्र से गुजरना होता है, आपको संविधान पढ़ना होता है, तब जाकर आप कहीं जनता बन पाते हो। तो जनता होना इतना आसान भी नहीं है। तो इसमें जनता होने के अधिकार पर बातचीत की गई है। छठवां अध्याय है बाबाओं के बाजार में आप और हम, और सातवां अध्याय है हम सबके जीवन में प्रेम। ये दो अध्याय मुझे बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के, और ये एक तरह से व्यंग है, सटायर जिसे कहते हैं ना, वो है। और इसमें बाबाओं पर व्यंग किया गया है कि कैसे बाबा आजकल दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और हम सबके जीवन में प्रेम का क्या स्थान है, इस पर भी बात की गई है। तो इसे जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको हरिशंकर परसाई की याद आ जाएगी। तो इस तरह का व्यंग है, तो इससे पता लगता है कि रवीश कुमार व्यंग्यकार भी हैं। और आप लोग जो प्राइम टाइम पर उसे देखते हैं तो उसे पता ही है कि रवीश कुमार व्यंग्यकार तो हैं ही अंदर से, है ना। और इसमें आठवां अध्याय है निजता का अधिकार, संविधान की किताब में एक सुंदर सी कविता। और नवां अध्याय है डरपोक किस्म की नागरिकता गढ़ता मुख्य धारा मीडिया। तो इसमें बात की गई है कि निजता का अधिकार, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी क्या चीज़ है और भारत में कैसे इसका उल्लंघन होता है। जैसे कि उसने इस बात को इश्क में शहर होना में भी लिखी है कि किस तरह से एक प्रेमी अपने ही शहर में वो स्थान पाने के लिए तरस जाता है जहां वो बातचीत कर सके आपस में बैठकर। प्राइवेसी है ही नहीं गई भारत में, तो इस बात पर बात की गई है। और 90 नंबर का जो अध्याय है डरपोक किस्म की नागरिकता गढ़ता मुख्य धारा मीडिया। इसमें मुख्य धारा के मीडिया जो आजकल बहुत ही चर्चित हैं, फेमस हैं,
उस पर बातचीत की गई कि वो क्या करते हैं, क्या क्या दिखाकर क्या क्या करते हैं, जो कि पत्रकारिता का काम भी नहीं है कभी। और 10वां अध्याय 2019 में 1984 पढ़ते हुए, और 11वां अध्याय है 15 अगस्त को एक आइसक्रीम ज़रूर खाएं। तो यह भी एक तरह से निबंध टाइप का अध्याय है। और 12वां अध्याय जिससे कि इस किताब का अंत होता है वह है नागरिक पत्रकारिता की ताकत। और अंत में आकर रवीश कुमार यह बताते हैं कि हम सभी को एक नागरिक पत्रकार हो जाना चाहिए, जो कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी छोड़कर खुद ही एक नागरिक पत्रकार की तरह जीना शुरू कर दिया है। अब हम उसे यूट्यूब पर देखेंगे और भी शायद अच्छे तरीके से देख पाएंगे, और भी वो फ्री होकर बोल पाएंगे। तो ये थे अध्याय की बात। अब जो मैं एक कहानी जो इसमें लिखी गई है, रवीश कुमार ने अपने बचपन की जो वो दास्तां पेश की है, उसे मैं सुनाऊंगा। और उसके बाद इस किताब को आप खुद ही पढ़ना और समझना कि क्या बात है इसमें, क्योंकि ज़रूरी है यार, किताबें पढ़नी ज़रूरी है। इसीलिए तो मैं इन दिनों जबकि यूट्यूब पे कुछ भी वायरल होता है, मैं किताबों पे बात करता हूँ। कोई तो 10 इंसान भी तो देखकर इससे पढ़ेगा किताब, तो इसीलिए मैं बात करता हूँ। तो मैं सीधे उस कहानी पर जाता हूँ। वो कहानी रवीश कुमार ने अपने बचपन की शेयर की है इसमें, जो कि बोलना अध्याय में है, जो कि पहला ही अध्याय है बोलना। इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से वो डर से बाहर आए और किस तरह से उन्हें भी डर लगता था। तो शुरुआत करता हूँ मैं कहानी की कि जब भी कोई कहता है कि आपको बोलने से डर नहीं लगता, मेरे भीतर डर पसर जाता है। मैं अपने बचपन के उस रवीश के पास चला जाता हूँ जो शाम के वक्त वेल के पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त हनुमान चालीसा रटने लगता था, जय बजरंगबली बोलने लगता था। किसी से सुना था कि बेल के पेड़ पर भूत होते हैं, पीछे से पकड़ लेते हैं। रास्ते में जब कोई नहीं होता था तो मैं चप्पल हाथ में लेकर दौड़ने लगता था। यही हाल सिनेमा हॉल में होता था। सिनेमा हॉल की बत्ती बुझते ही जी घबरा उठता था और मारधार का सीन आने पर अपनी आंखें बंद कर लेता था। आज तक किसी भी फिल्म में बलात्कार का कोई भी सीन अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाया हूँ, मैं इतना डरता था। इसमें रवीश कुमार बताते हैं अपने बचपन के बारे में कि वो कितना डरते थे। स्कूल के दिनों में परीक्षा में फेल होने का डर मुझे हर दिन मारता था। पढ़ने में साधारण था, साइंस के विषयों पर पकड़ ना होने के कारण मार्च और अप्रैल का महीना बहुत उदास कर जाता था। ऐसे ही डर के एक क्षण में मेरे पिताजी ने मुझसे कह दिया, साल भर धीरे धीरे भी पढ़ो तो परीक्षा के दिनों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, डरने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये सलाह रवीश कुमार के पिता की थी, और ये सलाह हर विद्यार्थी के लिए भी हो सकती है कि साल भर हम धीरे धीरे भी पढ़ें तो ज़्यादा एंजाइटी नहीं रहती पढ़ाई परीक्षा के दिनों, है ना। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान गणित की परीक्षा के लिए घर से निकल रहा था। उस वक्त इतना रोया कि बाबूजी को साथ जाना पड़ा। बाल्टी में पानी भरकर उसमें गुलाब रख दिया गया था, जैसे किसी लड़की की विदाई के वक्त रखा जाता है। मैं घर से निकल ही रहा था। मुझे नहीं पता उस दिन बाबूजी क्यों साथ गए। वैसे उन्होंने कभी इस बात से मतलब नहीं रखा कि मैं किस क्लास में पढ़ता हूँ, किस विषय में कमज़ोर हूँ, किस में अच्छा हूँ। उस दिन उनका मेरे साथ जाना मुझे याद रहा। सेंट जेवियर स्कूल के बाहर उनका साथ छूट रहा था। जी में आया कि एक बार और लिपट कर रो लूँ। रास्ते भर समझाते रहे कि इतना क्यों डरते हो, घबराना नहीं चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि डर का कारण वही थे। फेल हो जाने की स्थिति में जीवन से नहीं, उनके ही गुस्से से डर लगता था। तो इसमें वो आगे लिखते हैं कि बाबूजी की ये बातें बहुत दिनों तक याद रही। दिल्ली आकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान मैंने इस डर को जीत लिया। गर्मी की छुट्टियों में जब सारे मित्र पटना चले जाते थे तब मैं लाइब्रेरी में बैठकर अपने डर पर काम कर रहा होता था। तो डर पर काम करना है तो लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़िए, ये मतलब है इनका। बीए की परीक्षाओं से मुझे दोस्ती हो गई। बाबूजी बहुत गुस्सैल स्वभाव के थे। 7 भाई बहनों के परिवार में सबको डांटते हुए जब मुझ तक आते तो रुक जाते। ऐसा होता है ना कि आप घर में सबसे ज़्यादा दब्बू हो तो घर वाले भी सोचते यार सबको तो चलो मार दिया, पीट दिया, बात कह दी, इसे क्या कहूँ, ये तो खुद ही साला ख़त्म है। तो इस तरह की बात है। तो सबको डांटते हुए जब मुझ तक आते तो रुक जाते। मुझे बहुत प्यार करते थे। घर में उनके गुस्से के आतंक का असर मुझ पर भी था, मगर प्यार का वो हल्का सा स्पर्श मुझे डर से आज़ाद कर देता था। वे उस रोज़ अगर साथ नहीं गए होते तो मैं परीक्षा नहीं दे पाता। मैं गणित में पास कर गया क्योंकि जो रट कर गया था उनमें से कुछ सवाल आ गए। मेरी माँ किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराती हैं, संभाव में रहती हैं। अक्सर हंसते हुए नायना से कह देती है कि ये तो पहले ही रोने लगता है।
परीक्षा के नाम से डर जाता था। ये वही नायना है जिनके कारण मैं जीवन के बाकी हिस्से में डर से आज़ाद होना सीखने लगा। वो कहानी फिर कभी। तो बात यही है कि आप मुझे थोड़ा संभल कर रहने और बोलने को कहते हैं। मैं बचपन से लेकर जवानी के बड़े हिस्से तक एक डरपोक लड़का रहा था। मुझे आज भी डर लगता है। मुझे अपनी गलतियों से बहुत डर लगता है। मेरी सुबह ट्रोल्स की गालियों से होती है और रात में सोने जाते वक्त शायद मुझे नौकरी चली जाने की आशंका घेर लेती है। ये बात उस समय वो लिख रहे हैं जब यह किताब आई, और आज सच में उनकी नौकरी चली गई है और वो फिर से एक बार सिद्ध कर चुके हैं कि पत्रकारिता का कैसा स्तर गिर चुका है। और इसी में वो भूमिका में यह बात भी लिखते हैं कि प्रेस की आज़ादी के मामले में दुनिया में भारत की स्थिति को देखें तो वह 180 देशों की सूची में 140वें स्थान पर है। और यह उस समय की बात है जब किताब लिखी गई, और आज 180 देशों की सूची में भारत 150वें नंबर पे है। मतलब पत्रकारिता में आज़ादी ही नहीं है। तो उस आज़ादी को शायद अब वो स्वतंत्र होकर नागरिक पत्रकार होकर जी सकते हैं, जैसा कि इसके लास्ट के अध्याय में है नागरिक पत्रकारिता पर जो बात की गई है उसके अनुसार। तो यही थी किताब की बात। और इसे पूरी तरह से पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको इस किताब को पढ़नी ही पड़ेगी। इस वीडियो से तो काम नहीं चल सकता है। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप खुद ही ये किताब खरीदें और खुद ही पढ़ें और अपनी चेतना को, अपनी समझदारी को विकसित करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।